नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरेश खन्ना ने आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं को अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो कि आम बजट का 1.33% यानी कि 1.5% से भी कम रहा है। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश है चुनाव से ऐन पहले। तो वहीं यूपी सरकार ने ये बेहतरीन दांव चला है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा कि इन 4.5 सालों के दौरान हमने पब्लिक का परसेप्शन चेंज किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई ऐसे रिकॉर्ड जो पहले से बने हुए थे उन्हें तोड़ने का भी काम किया है। गांव-गांव शहर खाद्यान्न बन रहा है। ये ट्राई कहाँ हो रही है? ये सदन को चलने नहीं देना चाहते। इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए सदन समाप्त करने के लिए। अंतर्राज पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, बिजली, सारी चीज इतनी महंगी हो गई है कि जनता त्राही कर रही है निर्माण। और आप एजेंडा आज देखिए, एजेंडा में आपने 78 नंबर को दिया है जो हम लोगों ने दिया है। नहीं भरा अभी पहले महंगाई पर सुनिए, आज पहले महंगाई पर सुनिए। महंगाई जो है जनता के जानलेवा हो गई है। जनता त्राही कर रही है। लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है। आज दिन से पहले महंगाई पर चर्चा हो गई, आज महंगाई पर चर्चा हो पहले। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जिस दौरान महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर हंगामा बरपाया। सदन की कार्यवाही रोककर दोनों दलों ने चर्चा की मांग करी, जिसे अस्वीकार किए जाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस पर जोर शोर से शोर शराबा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही को इसके बाद 11:40 तक के लिए स्थगित भी कर दिया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के अंदर सपाइयों ने हंगामा किया, नेता प्रतिपक्ष भी जमकर भड़कते नजर आए। दूसरी तरफ सड़क पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिहाज से, मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिहाज से बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से ही हो गई। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए नए मंत्रियों ने इसकी शुरुआत की है, इस बात का आगाज कर दिया है और यह आगाज हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य के कई मंत्री मिलकर करीबन 3,665 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। इस दौरान ये मंत्री करीबन 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज का सफर कहां कहां का रहा, कहां कहां से ये जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहराइच, बाराबंकी, झांसी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 20 अगस्त को हमीरपुर का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान विधानसभा चुनावों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने को लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मुख्यालय में गेस्ट हाउस में वो बैठक भी करने वाले हैं। समीक्षा बैठक इस दौरान होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रत्येक जिले में ब्लॉक और गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए गांवों में डेरा जमाया जाएगा। जनमानस की समस्याओं का निस्तारण करने और आम जनमानस में पैठ बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांवों में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
चाहे टाउन एरिया हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे न्याय पंचायत हो, संपूर्ण जिले में कम से कम 200 जगह पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 3 दिन का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे और प्रभात फेरी निकालेंगे। 7:30 बजे हम जब फेसबुक लाइव करेंगे, हमारा उद्देश्य है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां जनता को उनसे जागरूक करना और उनको समझाएंगे। आपने अगर अभी नहीं समझे तो निश्चित रूप से अभी तो ये कंपनी बेच रही है भाजपा, आने वाले दिनों में देश को बेच देगी। अगर और उसके लिए हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो उनके ऊपर लाखों रुपए विदेशी कर्जा है। अगर जनता अभी नहीं समझी तो आने वाले समय हमारे बच्चे हमको माफ नहीं करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव पास आते ही एक बार फिर से शहरों के नाम तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई। अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, तो वहीं अलीगढ़ के नाम में बदलाव को लेकर हुजैफा आमिर रशादी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर सिर्फ विनाश की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में प्रदेश में चुनाव है। सरकार ने जो वादे अलीगढ़ से किए थे स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर, वो सारे वादे खोखले साबित हो गए। उन बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है जिससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अलीगढ़ का नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। विकास के नाम पर जो लोग वोट मांग करके आए थे उन लोगों ने सिर्फ विनाश की राजनीति की है। सरकार ने अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो वादे किए थे वो सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। अगले 6 महीने में प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो सिर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है सरकार ने। क्या अलीगढ़ का नाम बदलने से अलीगढ़ के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या अलीगढ़ के बहते नाले बंद हो जाएंगे? तो वो लोग जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर तमाम वादे किए थे वो सारे वादों में नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए, तो वहीं बाढ़ की वजह से किसानों की कई एकड़ फसल भी बर्बाद हुई, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों के पेट भरने के भी लाले पड़ गए। जिसके बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद करे। तो इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिला मुख्यालय पहुंची और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जानते हुए उनको सहायता करते हुए खाद्य सामग्री भी वितरित करी है। आगरा की जामा मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण को हराम बताते हुए शहर मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि मुस्लिम और हिंद दोनों ही संगठन दोनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में एसएसपी ने इस पूरे मामले में जांच करवाई और सही आरोप पाए जाने पर आज सुबह थाना मंटोला में केस दर्ज करा दिया गया है। ये केस इस्लामिया लोकल एजेंसी से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। जो राष्ट्रीय झंडा फहराने के लेके और राष्ट्रगान के लेके उन्होंने वहां पे जो उनके साथ कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद उनका धमकी भी दिया है, इस तरह का बात कर आपने इसे वहां काम किया, इस तरह का, उसके आधार पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। उसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। 153 बी और 505 सेक्शन और सेक्शन 0.8 और सेक्शन 3 राष्ट्रीय ध्वज अवमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस एफआईआर दर्ज करके जो उस पर 2 लोग नामजद किया है और पुलिस। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष पाल ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सपा में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में मनीष पाल ने नेताओं के शोषण से तंग आकर इस्तीफा देने का अहम कदम उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेताओं को चाहिए कि पेपर में उनका नाम और फोटो आनी चाहिए, लेकिन पेपर में सबका नाम न आने की वजह से वो लगातार मेरी शिकायत जिला अध्यक्ष से कर रहे हैं और उन्हें मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहीं जिला अध्यक्ष हमें लगातार कहते रहते थे कि मुझे तुम खा जाओगे, छोड़ोगे नहीं। ऐसा सभी के सामने बोलना मुझे ठीक नहीं लगा। जिस पार्टी में इज्जत ना हो ऐसे पद को छोड़ देना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी में हमको कोई किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। मामला बस इतना सा था कि लोगों को लग रहा था कि मैं मीडिया प्रभारी का काम ढंग से नहीं कर रहा हूं, उनकी पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं। और चूंकि मैं बराबर मीडिया का काम करता रहा 2 सालों में,
और मीडिया कर्मियों से जुड़ा रहा, उनसे हमारे संबंध अच्छे रहे। जहां तक हमारा जरूरत पड़ी मैं उनको मैनेज करता था, अपने हिसाब से मैं मीडिया का काम बखूबी करता था। लेकिन लोगों को लगता था कि मैं मीडिया का काम ढंग से नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं किसी के दबाव में मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, अपने स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर लैंड डील मामला एक बार फिर से चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। दरअसल हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास थाने में तहरीर लेकर पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग करी है। साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी आरोप लगाए। महंत का साफ तौर पर कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। कोई भी अधिकारी है वो बतावे ना कि जमीन किसका है, इसका के मालिक है, कैसे ये लोग बेचे, यही कागज ले के दे भाई। जिस पर अभियोग लगता है वो तो अपना बताता है कि ये हम नहीं लिए, सही हमारा है, तो कागज तो दे। नजूल के जमीन को चाहे सरकार के जमीन को सरकार के बेच लेंगे ले लोग, देश बेच लेंगे लोग। चंपत राय और अनिल मिश्रा ये सब तो में लिखा हुआ है ना भैया कागज में। हमें हम बताएं चंपत राय एंड कंपनी, ये जो ट्रस्ट के लोग जुटे हैं, जो मनसूब कीर्ति दे रहे हैं कि चंपत राय बहुत ठीक है, वो में सबसे बड़ा जो कौन है, एक खजांची एक कोषाध्यक्ष बने हैं, वो सबसे बड़ा दोषी है। वो एक कमाने के नाचने के एक जगह बनाए हैं लोग। तो वहीं आगरा में पर्यटक अब चांदनी रात में भी ताजमहल के दीदार कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद से बंद चल रहा ताजमहल का नाइट व्यू फिर से शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही पर्यटन हित में ताजमहल का रात्रि दर्शन किया जा सकेगा। 21, 23 और 24 अगस्त को ताजमहल का रात्रि दर्शन हो सकेगा, जिसके लिए 3 स्लॉट रात को 8:30 से 9 बजे, 9 से 9:30 और रात को 9:30 से 10 बजे के बीच खुले रहेंगे। ताजमहल के रात्रि दर्शन के लिए टिकट व्यवस्था पहले की तरह ऑनलाइन रहेगी और एक दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करनी होगी। लखनऊ में सीनियर छात्रों की पढ़ाई शुरू करने के बाद निजी स्कूलों ने जूनियर कक्षाओं के लिए भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए स्कूल अपने शेड्यूल में तब्दीली भी कर रहे हैं। स्कूल 2 की बजाय एक शिफ्ट में कक्षाएं चलाने पर विचार कर रहे हैं। आधी क्षमता के साथ छात्रों को पूर्ण रूप से 6 घंटे की कक्षा लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इस मसले पर निजी स्कूल आपस में चर्चा करते हुए रणनीति भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि सीनियर स्कूलों की कक्षाएं शुरू होने के बाद 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8वीं तक के जो छात्र हैं उनकी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर तेजी से लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 23 अगस्त से जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा, 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बोर्ड परीक्षा बोर्डों के प्राथमिक स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च और तमाम तरह के जो व्यावसायिक शिक्षण संस्थान हैं उसमें 50% क्षमता के साथ क्लासेस लग सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा देवभूमि का। कोविड के खिलाफ राज्य भर में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद ने पहली डोज का अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बागेश्वर के साथ साथ पौड़ी जनपद के खिरसू ब्लॉक में भी अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद और खिरसू ब्लॉक के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के दूसरे जनपद को भी प्रेरणा मिलेगी। नहीं, हमने पूरा लक्ष्य लिया है कि अगले 4 महीने में हम 100% वैक्सीनेशन करना चाहते हैं और बागेश्वर जनपद में जो ये पूरा हुआ है, निश्चित रूप से अन्य जनपदों के लिए और अन्य स्थान के लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का कारण बनेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा और सभी जनपद तेजी से आगे अपना काम करेंगे। और जहां कम हुआ है हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो भी तेजी से काम करें और जहां पर कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे वहां पर भी लोगों को जागरूक किया गया है और आगे चल के अगर कहीं ऐसे स्थान होंगे तो हम उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे, जगह जगह जाकर, घर घर जाकर मोबाइल वैन की भी व्यवस्था है, उसके माध्यम से वो कैंप लगाकर उसको पूरा करेंगे।
भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे। जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का काफिला जसपुर के दुल्हन पैलेस पहुंचा। एक तरफ पार्टी के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ खड़े किसानों ने केंद्रीय मंत्री की जमकर खिलाफत की है और किसानों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बधाई है, स्वागत है, तो दूसरी तरफ विरोध है, कालीमा है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की यमुना कॉलोनी आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री आवास के बाहर नारेबाजी भी करी। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री हेमंत सिंह रावत ने कहा कि मई में कर्मचारियों ने 52 दिन तक का आंदोलन किया था। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आश्वासन में उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन खत्म किया था, पर आज तक उपनल कर्मचारियों का मामला उप समिति की ओर से कैबिनेट में नहीं लाया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष है। मंत्रियों को उनका वादा याद दिलाने के लिए ही कर्मचारी दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां अनिल गोयल ने बताया कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए एक 21 सदस्यीय टोली बनाई है। हमने ऑलरेडी मंडलों का सत्यापन, मंडलों से शक्ति केंद्र का सत्यापन, शक्ति केंद्र से बूथों का सत्यापन की जो योजना बनाई है, वही आगे जिम्मेवार साथी, जिम्मेवार कार्यकर्ता और कैडर साथी 2,35,935 साथी उसमें पूरी तरह से परिवारों में जाकर अपनी बात कहने वाले हैं और उसके माध्यम से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने जा रहे सैकड़ों किसानों का काशीपुर रोड से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 3 काले कानूनों के वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध किया जा रहा है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध भी इस दौरान देखने को मिला। विरोध करने वाले कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पिछले 2 महीने से आंदोलन चलाया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित धाम में रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि प्रदेश सरकार की ओर से गठित किए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। बोर्ड का गठन होने के बाद से तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। बुधवार से तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है, जबकि तीर्थ पुरोहितों ने देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखते हुए इससे पहले भी तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा था और अब दोबारा से ये खत लिखा गया है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज श्री केदारनाथ धाम में क्रमिक अनशन में बैठे हैं और सरकार से यही चाहिए कि जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान को लेकर विवादित बयान पर दारुल उलूम फरंगी महली के प्रवक्ता सुफियान निजामी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान की हिमायत के सिलसिले में जल्दबाजी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसलिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तालिबान ने जो दावा किया है कि वो हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट, वहां पर इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने की इजाजत देगा, वहां पर बच्चियों की तालीम की भी इजाजत देगा, वहां पर हर शहरी को अमन और सुकून के साथ रहने की इजाजत होगी। तो अगर वाकई में ये तमाम चीजें जमीन पर उतरती हैं और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं,
तो फिर हमें अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होगी उसका साथ देते हुए तालिबान की हिमायत या मुखालिफत करनी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में स्थित डिग्री कॉलेज में अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्रों का आरोप है कि अध्यापकों की ओर से टूर के नाम पर 2000 रुपए प्रति छात्र से मांगे जा रहे हैं और जिन छात्रों ने इसका विरोध किया उनके साथ अध्यापकों की ओर से मारपीट तक की गई है और अब शब्दों का प्रयोग किया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये उम्मीद है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतर हो। नमस्कार।